Hello and good morning students, welcome back to your online classes. We are going to finish off with chapter number 4 today and chapter number 4 जो कि है हमारा atoms and molecules और इस chapter में हम लोगों ने atomic number and mass number तक इसको पढ़ा था and आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं isotopes and isobars. Right, so आइसोटॉप्स की सिचुएशन में हम लोगों को पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है हमें कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं. थर्ड चैप्टर में अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने देखा था कि जो एक सिंगुलर टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, सिंगुलर टाइप मतलब जो एक एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के एटम्स होते हैं, राइट. जैसे हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, हीलियम के बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं एवरीवेयर अराउंड अस. ये सब अलग अलग एलिमेंट्स के बहुत एटम्स हमारे आसपास हैं. एंड इसमें क्या होता है कि जो आप लोगों को पता है मास नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग एटम्स जो एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है ना, सेम एलिमेंट के, उनमें जनरली क्या होता है ये सारी चीज़ें सेम होती है. मास नंबर भी सेम होता है, एटॉमिक नंबर भी सेम होता है. ओके, तो अब जैसे लेट्स से मैं आपको ये बोल दूँ, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम है जिसका मास नंबर भी ये है, एक और एटम है जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर भी ये है. तो ऐसे सारे एटम्स में, हाइड्रोजन के सारे एटम्स में आपको मास नंबर एटॉमिक नंबर ही मिलेगा. लेकिन कुछ कुछ ऐसे एटम्स मिलेंगे हाइड्रोजन के जहाँ पर आपको 2 मास या जहाँ पर आपको 3 मास भी मिल सकता है. तो ऐसे एटम्स एक ही एलिमेंट के जिनमें मासेस अलग होते हैं, है ना, सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके मासेस अलग होते हैं, उन्हें हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं. तो वैसे तो हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है पहले भी. यू कैन राइट इट डाउन इन दिस एज वेल एंड आई एम गोइंग टू नरेट इट. तो इसमें अपन लोग ओके सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. तो इसको ऐसे कर लेना. द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. ओके, सेम एटम के वो सेम एलिमेंट के वो एटम्स जिनके डिफरेंट मास नंबर होते हैं उनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं. अब इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि इफ़ यू नोटिस सबके एटॉमिक नंबर सेम है, क्योंकि सेम ही एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर आपको सेम मिलेगा सेम एलिमेंट्स में. ओके, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो सकते हैं. तो एक तो इसमें एक आपको इसमें ध्यान रखना रीज़न क्या हो सकता है इसका कि वाई आर वी सीइंग डिफरेंट मास नंबर्स इन दीज एटम्स. तो डिफरेंट मास नंबर का रीज़न क्या हो सकता है? अगर एटॉमिक नंबर सेम है दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है ना, बिकॉज एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करता है. और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम है दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, राइट. इस चीज़ से तो ये पता चल रहा है एटॉमिक नंबर से कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब में सेम होते हैं. सो दैट मीन्स मास नंबर किस वजह से डिफरेंट होता होगा? न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि मास किससे बना हुआ होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से. और अगर प्रोटॉन सब में सेम है दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हैं, इसीलिए इसमें आपको मास जो है वो अलग मिलता है. तो ये बात आप कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हो दैट मास नंबर ऑफ आइसोटॉप्स आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना. न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग होने की वजह से मास नंबर इनका अलग हो जाता है. तो ये तो डेफिनेशन हो गई आइसोटॉप्स का. रीज़न भी थोड़ा बहुत हमने देखा है. अब इसमें क्या है ना, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम्पल्स आपको इसमें देखना है. जैसे एक 3 एग्जाम्पल्स तो अपने सामने ही हैं. ये तीनों इस टाइप के, ये तीनों आपको आइसोटॉप्स मिल जाएंगे हाइड्रोजन के, जिसमें इस वाले एटम को जनरली इसको हाइड्रोजन बोलता है, ठीक है. जनरली ये क्या है, ये सब हाइड्रोजन है. लेकिन ये जो अलग अलग मासेस है ना, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग नेम्स दे रखे हैं. जैसे 1 मास वाले एटम को हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है. 2 मास वाले एटम को हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम, और 3 मास वाले एटम को हम लोग बोलते हैं
ट्रीटियम। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल तो ये ध्यान रखना है, जैसे पूरा जनरली ये सब हाइड्रोजन ही है, लेकिन सिंस इनमें मास अलग अलग है ना, तो सबको अपन हाइड्रोजन तो बोल नहीं सकते क्योंकि आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा, इसलिए अलग अलग नेम्स दे रखे हैं इनको, राइट। तो जितना भी पूरी हाइड्रोजन है, पूरे वर्ल्ड में आपके अराउंड जितनी भी हाइड्रोजन है, उसमें आपको 3 टाइप के मासेस मिल सकते हैं सारे एटम्स के अंदर। देयर कैन बी प्रोटियम, ट्रीटियम और ड्यूटेरियम। तो ये नेम्स ध्यान रखने हैं और ये सिंबल्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसको आप एक और सिंबल से भी बोल सकते हो, जैसे H, D या T, उस सिंबल से भी अपन लोग इसको समझ सकते हैं, राइट। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स आपको इसमें देखना है, चेक करना है। आपको कार्बन के भी एग्जाम्पल मिल जाएगा, कार्बन का एक C12 होता है और एक C14 वाला मास भी होता है। आपको क्लोरीन का भी मिल जाएगा, देयर इज़ 35 एंड देयर इज़ 37, है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं इस पर्टिकुलर आइसोटॉप्स वाले टॉपिक में, ओके, राइट। तो अब इसमें एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने। हमने जो पहले टेबल देखी थी उसमें हमने देखा था कि मासेस जो हैं वो अपन लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एटॉमिक मासेस हमें मिलेंगे क्वेश्चन में ना। तो अभी लेकिन अपन ने देखा कि एटम्स के, सेम एलिमेंट के एटम्स के अलग अलग मासेस होते हैं, फिर हमें कौन सा मास मिलेगा, है ना। अगर जैसे आपको हाइड्रोजन से रिलेटेड अगर मास की ज़रूरत है तो आप कौन सा मास काम में लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, क्योंकि तीनों मासेस होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो आइसोटॉप्स वाला है जो इशू है, ये ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स में होता है। ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स में ऐसे एटम्स होते हैं जिनके मासेस एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं। एटम सेम होंगे, मासेस अलग होंगे। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए जो आपको मासेस मिलते हैं वो एक्चुअली एवरेज मास होता है। क्या होता है, एवरेज मास होता है, राइट। तो यानी कि अब इसमें देखो, ये चीज़ थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको समझ लेना है। अब जैसे आपकी ही बुक में जो ये आइसोटॉप से आगे जो नेक्स्ट पेज है ना, लास्ट पेज जो है चैप्टर का, वहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेता है। क्लोरीन का एक तो है 35, है ना, एटॉमिक नंबर 17 है, और एक है 37, अगेन एटॉमिक नंबर 17 है। ये 2 आपको इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एंड अब इसमें क्या चीज़ आपको दे रखी है कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ओवरऑल जितनी भी क्लोरीन है उसमें ये मतलब किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपको दे रखा है कि 3:1 में प्रेजेंट होते हैं ये, है ना, 3:1 में प्रेजेंट होते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो 35 वाला क्लोरीन है वो 75% होता है, और जो 37 वाला क्लोरीन है वो 25% प्रेजेंट होता है ना। ओवरऑल पूरा अपने आसपास जितनी भी क्लोरीन है उसमें 75% आपको 35 मिलेगा मास वाला, और 25% आपको 37 मास वाला क्लोरीन मिलेगा। अब इसमें क्या है कि हमें इसका एवरेज निकालना है ना, हमें इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, देखो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक तो हम लोग लेते हैं मास नंबर, जैसे ये हो गया 35, है ना। फिर हम लोग इसकी लेते हैं जो परसेंटेज अपने को है, जैसे 75, और अपॉन आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ठीक है। ये हो गया, प्लस जो सेकंड वाला है अपना उसका मास ले लेंगे 37, इसकी परसेंटेज ले लेंगे 25 अपॉन 100, ओके। तो ये हमने क्या किया, सिंपली मास नंबर इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस अगेन मास नंबर इनटू परसेंटेज अपॉन 100, जितने भी हैं उन सबको अगर एक से ज़्यादा आइसोटॉप, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, तो ये चीज़ आप इस तरीके से इनका एवरेज निकाल सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आपका मास, जो एवरेज मास आएगा वो आएगा 35.5। किसका, क्लोरीन का एवरेज मास आपको आएगा 35.5। तो अगर आपको कहीं पे भी मास अगर आप देखते हो क्लोरीन का, तो आपको यही मास मिलता है 35.5 U, है ना, ये मास आपको मिलेगा। तो ये मास कैसे आया, 35.5 कैसे हुआ,
इसका एवरेज निकाला हमने, इसलिए 35.5 आया। तो ऐसे ही जितने भी मासेस आप देखोगे अलग अलग एलिमेंट्स के, वो सारे मासेस कैसे होंगे, एवरेज होंगे, एवरेज मास निकाला जाएगा। ओके, तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये वाली चीज़ जो है मासेस, ये आपको दिए जाएंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो एक तो मासेस आपको दिए जाएंगे, ये आपको याद रखना है, एटॉमिक नंबर। ओके, एंड वैसे तो मोस्ट प्रॉब्ली एटॉमिक नंबर भी दिए जाएंगे, बट हो सकता है ना भी दिए जाएं, तो ये, लेकिन ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर्स तो याद रखने पड़ेंगे। और परसेंटेज दी जाएगी कि कौन सा आइसोटॉप कितना परसेंट प्रेजेंट है, ये परसेंटेज आपको दी जाएगी। अगर अपने पास ये अपने को याद है, परसेंटेज अपने को दे रखी है, और वैसे भी इसमें एवरेज निकालने में एटॉमिक नंबर का इतना रोल नहीं होता, बट फिर भी आपको याद रखना, बिकॉज एटॉमिक नंबर अपने को पता है और दूसरे कामों में भी काम में आता है। तो ये आपको दिया जाएगा, ठीक है, ये भी आपको दिया जाएगा। ओके, बट बस आपको क्या करना है, अपना ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको इसको प्लेस करके और एवरेज मास निकालना है। ऑलराइट, सो ये क्या हो गया, एवरेज आइसोटॉप्स के अंदर हम अलग अलग आइसोटॉप जो प्रेजेंट होते हैं उनका एवरेज मास कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगर फॉर्मूला भी आप लिखना चाहो तो सिंपली आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई मास नंबर इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप अपॉन 100, तो ये भी आप एक तरीके से यूज़ में ले सकते हो, बट ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट अप एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स दे रखे हैं हमें। आइसोटॉप्स के क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ काम में आते हैं, काफ़ी सारे यूजेस हैं, बट हमें 3 ही ध्यान रखना है ना। सबसे पहला इसमें अपने को क्या दे रखा है एप्लीकेशंस में, कि एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स सुना होगा मे बी आप लोगों ने। न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एक तो ये भी काम होता है, प्लस एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ही बनते हैं। तो रिएक्टर्स एक्चुअली इनका काम ये होता है कि एटम में से एनर्जी को बनाना, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में 2 टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, 2 टाइप की केमिकल प्रोसेस हो सकते हैं। या तो किसी एटम को ब्रेक भी किया जा सकता है, या फिर किसी एटम को कंबाइन भी किया जा सकता है, या 2 डिफरेंट एटम्स को कंबाइन किया जा सकता है, या एक एटम को ब्रेक किया जा सकता है। मतलब ये 2 चीज़ें हो सकती है एक एटॉमिक एक न्यूक्लियर रिएक्टर में, और इन दोनों चीज़ों से बहुत सारी एनर्जी बनती है। उसी एनर्जी को काम में लेते हैं वाटर को बॉयल करने, स्टीम बनाने में, और वो जो स्टीम है वो बनाती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। तो जो पहला आपका एप्लीकेशन है आइसोटॉप्स का, वो ये है कि यूरेनियम का एक आइसोटॉप है, उसको काम में लिया जाता है इसी प्रोसेस में। एक्चुअली यूरेनियम बहुत ही हैवी होता है, मास काफ़ी ज़्यादा होता है उसका, तो यूरेनियम को ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं फिजन, है ना, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो जब उसको आप ब्रेक करते हो, तो उसमें से एनर्जी बनती है काफ़ी, और वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाने काम में आती है। तो पहला एप्लीकेशन तो क्या हो गया यूरेनियम का, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। सेकेंड एप्लीकेशन है आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में आइसोटॉप, एक कोबाल्ट का एक आइसोटॉप काम में आता है। कोबाल्ट एक अपना एलिमेंट है, एंड इसमें क्या सिचुएशन रहती है कि देखो कैंसर में क्या रहता है, 2 टाइप के ट्रीटमेंट्स रहते हैं। एक तो रहता है कीमोथेरेपी और एक रहता है रेडियोथेरेपी। ओके, तो कीमोथेरेपी में तो क्या होता है, मेडिसिन्स दी जाती है ना, मेडिसिन्स दी जाती है, और रेडियोथेरेपी में होता है रेडिएशंस फायर की जाती है। रेडिएशंस मतलब जैसे एक्सरेज वगैरह जैसे होती है, एक्सरेज भी एक टाइप की रेडिएशन ही है, ऐसे रेडिएशंस फायर की जाती है ताकि जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको ख़त्म किया जा सके। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि किसी भी जैसे हम जो अगर जैसे हमें अगर कैंसर है और अगर हमारे ऊपर रेडिएशंस फायर की जाए, तो हमारे जो अगर ठीक से डायरेक्ट नहीं किया जाए ना रेडिएशंस को, ठीक से अगर एक सिर्फ कैंसर वाले सेल्स पे फायर नहीं किया जाए, उसकी जगह अगर हेल्दी सेल्स पे भी अगर उनको फायर किया गया, तो भी क्या होता है, हेल्दी सेल्स भी ख़त्म हो जाते हैं, और रेडिएशन बहुत हार्मफुल रहती है हमारी बॉडी के लिए, काफ़ी हार्मफुल रहती है।
तो इसमें क्या होता है कि इस चीज़ से बचने के लिए, ये करने के लिए कि सिर्फ कैंसर सेल्स के ऊपर ही रेडिएशंस को फायर किया जाए, उसके लिए क्या होता है, पेशेंट्स के अंदर एक डाई को इंजेक्ट किया जाता है। डाई मतलब एक कलर, एक लिक्विड होता है और वो कोबाल्ट से बना हुआ होता है, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है उसमें। वो लिक्विड जैसे ही अपनी बॉडी में एंटर करता है और फिर हमें क्या है, उस पेशेंट की बॉडी को फिर स्कैन किया जाता है। तो स्कैन में ये दिखता है कि वो लिक्विड जहाँ पे भी पहुँचा है ना, उसमें कलर होता है, डाई होता है, जहाँ पर भी कैंसर सेल्स हैं उन कैंसर सेल्स को वो शो कर देता है, हाईलाइट कर देता है स्कैन के अंदर। तो उससे डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि पेशेंट की बॉडी में कहाँ कहाँ पे कैंसर सेल्स हैं और वहाँ ही रेडिएशंस फायर की जाती हैं एक पर्टिकुलर टारगेट पे। तो उससे क्या होता है कि इतना नुकसान नहीं होता बाकी के हेल्दी सेल्स को जितना कि नॉर्मली होता है। तो ये कोबाल्ट का काम है। कोबाल्ट का काम है कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करना जिससे कि कैंसर का ट्रीटमेंट हो सके। और तीसरा इसमें एप्लीकेशन दे रखा है, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। आयोडीन हमारे नमक में आता है, राइट, और हमसे बोला जाता है कि हमें आयोडीन ही यूज़ में लेना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन एक्चुअली क्या करता है, हमारे थ्रोट में एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, और वो थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। अब क्या होता है कि वो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो जितना भी हमारी बॉडी में फैट वगैरह डिपॉजिट होता जाता है उस फैट को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है, उस फैट को कम करने में, या जितना भी फैट, ऑयल, प्रोटीन वगैरह जितना भी अपनी बॉडी में जाता है या जितना भी इकट्ठा होता है उसको कम करने का काम करता है। अब थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज करता है सिर्फ किसकी प्रेजेंस में, आयोडीन की प्रेजेंस में। अगर हम आयोडीन वाली सॉल्ट या आयोडीन अपनी बॉडी में नहीं लेते हैं तो जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज करता है और उस केस में हमारी बॉडी में फैट वगैरह जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली हमारी जो नेक है वो स्वेल्ड अप हो जाती है, काफ़ी स्वेल्ड अप हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं गोइटर, GOITR। तो गोइटर से बचने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब उसका इलाज नमक नहीं है, ऐसा नहीं है कि गोइटर हो गया तो आप नमक ले लो और सही हो जाओ, उसको प्रिवेंशन नमक से हो सकता है। तो आप जितना आप आयोडीन वाला सॉल्ट लोगे उतना ही ये वाली जो कंडीशन है ये दूर रहेगी और आपकी बॉडी में जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसके प्रॉपर अमाउंट बना रहेगा। ठीक है, तो ये तीन एप्लीकेशंस हैं ऑफ आइसोटॉप्स। ओके, नेक्स्ट अप ही अपने पास आइसोबार्स को भी देख लेते हैं। आइसोबार्स में इतना कुछ इशू नहीं है। आइसोबार्स क्या होते हैं, बेसिकली ये भी आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में देखा होगा कि आइसोबार्स हम लोग बोलते हैं अगर डिफरेंट एलिमेंट्स में ऐसे एटम्स प्रेजेंट हों जो आपस में एक दूसरे से मास वाइज सिमिलर हो, है ना। अभी क्या होता है, अपन ने क्या देखा था आइसोटॉप में कि सेम एलिमेंट में ऐसे एटम्स प्रेजेंट हो जिनका मास डिफरेंट हो, और अभी अपन आइसोबार में क्या देख रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स में ऐसे एटम्स प्रेजेंट हो जिनका मास सेम। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसमें जो एग्जांपल दे रखा है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और मास नंबर 40 होता है ना। और ऑन द अदर हैंड आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, लेकिन इसके भी कुछ एटम्स का मास क्या होता है, 40 होता है। तो इस केस में ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए। इन दोनों को अपन आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोबार्स का रीज़न भी आप समझ ही सकते हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, सो दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग होने की वजह से जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होने की वजह से और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने की वजह से इसमें क्या हो सकता है, आइसोबार्स में ये वाली कंडीशन आ सकती है। तो आइसोबार्स की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ, वैसे तो हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में लिखी हुई है, बट लेट्स जस्ट राइट इट अगेन फॉर दिस टॉपिक। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जिनके मास नंबर सेम है उन्हें हम आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है और ये एग्जांपल ध्यान रखना है आइसोबार्स के केस में।
तो दिस इज़ वेयर योर चैप्टर एंड्स एंड अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें देख लेते हैं फटाफट से, सो दैट थोड़ा सा हम इसमें काम भी कर पाएँ। इसी पेज पे क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, 2 क्वेश्चंस हैं बेसिकली। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर द सिंबल एच डी एंड टी टैबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। ओके, सो क्या पेज है ये? पेज 53 है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एच डी और टी सिंबल वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आपको टेबल फॉर्म में बताना है। तो अगर आपको याद हो एच डी और टी हमारे लिए क्या था? एच डी और टी ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स थे जो अभी हमने देखे स्टार्टिंग में। ये तो है अपना प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्रीटियम, है ना, ये 3 है। सो अब इसमें अपने को टैबुलेट करना है इसको। तो टैबुलेट कैसे कर सकते हैं? जैसा ये हो गई सिचुएशन, है ना, इधर अपन लोग इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ऐसा टेबल आपको बना लेनी है। और अभी अभी मैंने आपको आइसोटॉप जो अपन ने पढ़ा था तब मैंने समझाया था आपको कि इन तीनों में क्या है, कैसा है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर वगैरह सब आपको पता है। इसके बेसिस पे आपको बताना है कि तीनों में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तीनों में प्रोटॉन्स कितने हैं और तीनों में न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये आपको करना है खुद। ओके, तो ये तो है आपका क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। किसी भी एक पेयर ऑफ आइसोटॉप और किसी भी एक पेयर ऑफ आइसोबार का आपको क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ये ये बहुत सीधी सी बात है। आप एक पेयर ऑफ आइसोटॉप यानी कि ये 2 आइसोटॉप आप ले लो चाहो तो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये 2 आइसोटॉप्स हो गए, है ना, और 2 आइसोबार्स। तो आइसोबार्स अपन ने ये वाले देखे हैं, कैल्शियम और आर्गन। तो इन दोनों के भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इन दोनों को भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसमें तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर एटॉमिक नंबर लेते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगा और इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो जाएगा। आपको कुल मिला के इनका ईसी लिखना है, के शेल, एल शेल, एम शेल में कितने कितने आएंगे, ये वाली चीज़। ओके, so this leaves us with the exercise questions to do। और इन एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक जितना ही पढ़ा है इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। एंड you have to go through the topics properly, all right? So we'll do the question answers in our next class. Until then, have a good day.